देखिए, शुभ समाचार में सबसे पहले बात होगी देश के भविष्य की, यानी हमारे नैनीहालों की। देखिए, असल में आज छात्रों के लिए एक बेहद खास दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करने वाले हैं। मौका होगा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का। अब से कुछ देर में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी, जिसके जरिए पीएम मोदी छात्रों और उनके माता पिता को कुछ जरूरी टिप्स देंगे। देखिए, वो टिप्स है जिनसे छात्रों का मनोबल बढ़ता है, साथ ही उन्हें परीक्षा के दबाव को कम करने में भी मदद मिलती है। साल 2018 से हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को दूसरों के बजाय खुद से मुकाबला करने की सीख दी थी। बात अगर साल 2019 की करें तो 2019 में उन्होंने छात्रों के साथ उनके माता पिता को भी जरूरी सलाह दी थी। बात करें साल 2020 की, तो ये वो साल था जब पीएम ने छात्रों को पॉजिटिव सोच को हथियार के तौर पर अपने जीवन में शामिल करने को कहा था। और 2021 में मुश्किलों से दो हाथ करने का गुरु मंत्र छात्रों को मिला। 2022 में प्रधानमंत्री ने परीक्षा को प्रेशर के बजाय त्योहार की तरह समझने के भी टिप्स छात्रों को दिए। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर छात्रों के बीच होंगे। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। पीएम फिर बोर्ड परीक्षा के लिए खास मंत्र देंगे। आप बेटे बेटी में कोई अंतर मत कीजिए, दोनों को समान अवसर दीजिए। और ये मौका होगा परीक्षा पर चर्चा का। हर साल की तरह इस बार भी पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा के छात्रों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। इस दौरान पीएम मोदी छात्रों के तनाव और उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, वो भी एक अलग अंदाज में। आप कभी एग्जाम को ही एक चिट्ठी लिख दो, हे डियर एग्जाम, और उसको लगो तुम क्या समझते हो, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये तैयारी की है, मैंने ये मेहनत की है, मैंने इतना प्रयास किया है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लिखा है, अरे मैं इतना सीख करके आया हूं, तुम कौन होते हो मेरा मुकाबला करने वाले। इस साल करीब 39 लाख छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि पिछले साल की तुलना में 2 गुने से ज्यादा है। पिछले साल करीब 16 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस इवेंट में कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विजेता और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भाग लेंगे। इनके अलावा काफी छात्र ऑनलाइन भी पीएम मोदी से जुड़ेंगे। परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। इस कार्यक्रम के लिए छात्रों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वो पीएम के परीक्षा मंत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की सब चर्चा सुनता हूँ और देखता हूँ। हम सब स्टूडेंट को ये प्रधानमंत्री मोदी जी जो चर्चा कर रहे हैं उसके जीवन में आगे बहुत काम आएगा, इसलिए आपको जीवन में उतारना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम साल 2018 में शुरू किया था। तभी से वो हर साल छात्रों को इसी तरह अपने सुझाव देते हैं। आज भी वही मौका आया है। एक तरफ छात्र होंगे तो दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार पीएम की पाठशाला में क्या कुछ खास रहने वाला है, चलिए इसे समझने की करते हैं थोड़ी कोशिश और जानते हैं कैसा रहने वाला है पीएम का ये कार्यक्रम। तो आज पीएम की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में पीएम छात्रों से संवाद करेंगे और उनसे परीक्षा की तैयारियों को लेकर अपने विचार साझा करेंगे। पीएम बच्चों से 8 अहम बिंदुओं पर भी विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। देखिए, कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा माता पिता के लिए होगा। इस हिस्से में पीएम पेरेंट्स से उनके बच्चों के बारे में संवाद करेंगे और बताएंगे कि कैसे परीक्षा के तनाव से माँ बाप बच्चों को मुक्त रख सकते हैं। और कार्यक्रम का जो तीसरा हिस्सा है, अगर उसकी बात करें तो वो टीचर्स के लिए काफी खास होगा। इस हिस्से में पीएम अध्यापकों को बताएंगे कि वो बच्चों को परीक्षा के दबाव से कैसे राहत दिला सकते हैं। देखिए, पीएम के कार्यक्रम का पहला हिस्सा बेहद अहम होगा। इस हिस्से में संवाद बच्चों से होगा, लिहाजा ये सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। देखिए, इसमें छात्रों के लिए 8 पॉइंट्स होंगे, इसे समझना बेहद जरूरी है। पहला हिस्सा आजादी के नायकों को समर्पित होगा।
वहीं बात अगर दूसरे हिस्से की करें तो दूसरे हिस्से में पीएम संस्कृति और पर्वों पर बात करेंगे गीतिका। जी हाँ, और तीसरा हिस्सा जो है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, किताबों पर केंद्रित होगा। चौथे हिस्से में पीएम पर्यावरण को लेकर चर्चा करेंगे। पांचवा हिस्सा बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा होगा, जिसमें पीएम बताएंगे कि अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी सेहत कितनी जरूरी है। बिल्कुल, अगर छठे हिस्से की यहाँ पर बात करें तो बच्चों से संवाद के छठे हिस्से में पीएम स्टार्टअप के सपनों को लेकर बच्चों से संवाद करेंगे। बातचीत का सातवां हिस्सा सीमाओं के बिना शिक्षा की बातों पर केंद्रित होगा। देखिए, छात्रों से संवाद के 8वें भाग में विद्यालय में सीखने के लिए खिलौने और खेल के महत्व पर पीएम मोदी अपनी बात जो है वो करने वाले हैं। इसके साथ ही परीक्षा पे चर्चा का दूसरा हिस्सा टीचर्स के लिए होगा। अध्यापकों के लिए 5 पॉइंट्स की थीम जो है तय की गई है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, जिसमें जो पहला हिस्सा है हमारी धरोहर की थीम पर होगा। वहीं दूसरे हिस्से में सीखने के लिए समर्थ वातावरण की बात होगी। तो वहीं तीसरे हिस्से में संवाद का फोकस कौशल के लिए शिक्षा पर होगा। चौथे हिस्से में पीएम टीचर से पाठ्यक्रम का काम भार और परीक्षा के डर से मुक्ति पर बात करेंगे। अध्यापकों से बातचीत के 5वें हिस्से में भविष्य में शिक्षा की चुनौतियों पर बात होगी। बिल्कुल, और देखिए, बातचीत का जो आखिरी हिस्सा है वो उस हिस्से को माता पिता के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसके लिए परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में कुछ पॉइंट्स जो है वो तय किए गए हैं, जैसे कि इस सेशन में माता पिता से पीएम मेरा बच्चा मेरा अध्यापक विषय पर चर्चा करेंगे। इस सेशन में प्रौढ़ शिक्षा सभी को साक्षर बनाए जाने पर भी पीएम अपने विचार रखेंगे। यही नहीं, सीखना और एक साथ बढ़ने की जो थीम है इस हिस्से में नजर आने वाली है। बिल्कुल, चलिए पीएम की पाठशाला से सीधा आपको लिए चलते हैं संतों की नगरी प्रयागराज। तो देखिए, ये तो हमको पता ही है कि इन दिनों संगम किनारे माघ मेला चल रहा है। एक दिन पहले बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। बसंत पंचमी के मौके पर ही यहाँ साधुओं ने धुनी रमाकर तपस्या जो है वो शुरू कर दी। क्या होती है धुनी तपस्या और कैसे इसे किया जाता है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। तस्वीरें किसी तीर्थ की हो, वो भी उत्तर प्रदेश की धरा की। और सनातन संस्कृति का कोई पर्व हो, वो संत महात्माओं को इस तरह देखना दुर्लभ ही है और आसान भी, क्योंकि तपस्या के इस रूप की न तो कल्पना की जा सकती है, न उसे करते हुए देखा जा सकता है। लेकिन बनारस, अयोध्या या फिर तीर्थराज प्रयागराज में ये सब मुमकिन है। धुनी रमाना भले ही कहावत है, लेकिन हकीकत में क्या है, ये माघ मेले में बसंत पंचमी के मौके पर साधुओं की इन तस्वीरों से पता चलता है। उपलों के घेरे के बीच इस साधना को धुनी रमाना ही कहा जाता है। कुछ लोग इसमें एक कदम और आगे निकलकर घेरे से अलग अग्नि को सिर पर भी ले लेते हैं। खुले आसमान के नीचे कपकपी ठंड हो या फिर खौला देने वाली प्रचंड गर्मी, इन साधुओं को अब ऐसे ही देखा जा सकेगा। देश हित और समाज कल्याण के लिए इन साधुओं का ये अवतार अब कुछ अगले महीनों तक चलने वाला है। ये जो है तपस्या है, एक तरह की धुनी तपस्या। कोई खप्पर धुनी भी तक के ऊपर सर पर खप्पर रख करके आग रख करके सुने होंगे आप, उसको भी तपते हैं। कुछ चारों तरफ आग आगे की तपते हैं। अच्छा, तो इसका शास्त्र में भी प्रमाण दिया है। कारण क्या, 4 प्रकार की तपस्या हैं, तपेश्वरी, भूमेश्वरी, राजेश्वरी हैं और स्वादेश्वरी। 4 प्रकार के जो है संत हैं। संतों के इस स्वरूप को देखकर श्रद्धालु भी इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये लोग हर बसंत पंचमी पे जब साधु संतों को, इन लोगों को मैं देखती हूँ तो चारों तरफ धुनी, आग की धुनी होती है और सिर पे भी ये आग की धुनी लेकर के कठिन तपस्या करते हैं। ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। ये हम सिर्फ साधु संतों में ही देख सकते हैं। संतों की माने तो ये परंपरा है और इसे शास्त्रों में भी बताया गया है। देखिए, पंचगनी तापने की ये विधि हमारे यहाँ शास्त्रों में है। पंचगनी तापने वाले साधु पंच भौतिक शरीरों को भगवान को सौंप देते हैं। जो मोक्ष को चाहते हैं वो ये जीते जी अपनी 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 समस्त शरीर को भगवान को सौंप करके तपस्या करते हैं। तमाम लोग सिद्धियों के लिए, तमाम लोग वृद्धियों के लिए, यश के लिए, कीर्ति के लिए, लक्ष्मी के लिए, विद्या के लिए, वैराग्य के लिए,
अष्टसिद्धियों के लिए, नवनिधियों के लिए तथा मोक्ष के लिए, ऐसे 10 प्रकार के संकल्पों को लेकर अग्नि तापने की विधि हमारे शास्त्रों में है। इस तरह की तपस्या करने यहाँ दूर दूर से संत और महात्मा आते हैं, जो माघ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये धूनी तपस्या है। ये 4 महीना जो है अखंड तापा जाता है। गर्मी के जब एकदम भीषण गर्मी पड़ती है, 46 डिग्री तापमान होता है, कहीं 50 डिग्री होता है। उतने तापमान में सब लोग धूनी तापते हैं। बहुत कठिन तपस्या होती है। वैसे भारत में साधु संतों की परंपराएं पुरानी है और फिर साधना तपस्या की धारा हिंदुस्तान को कहा ही जाता है। इनका भाव समाज का भला ही रहा है और समाज जिसमें सिर्फ अपने ही नहीं पूरी दुनिया हो, यानी वसुधैव कुटुंबकम। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में आस्था और भक्ति का मेला लगा है तो कान्हा की नगरी होली के रंगों से सराबोर है। हालांकि अभी होली में 40 दिन बाकी हैं, लेकिन ब्रज में होली की शुरुआत हो गई है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया। इस दौरान मंदिर में माहौल बेहद भक्ति में नजर आया। प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं ने भगवान बांके बिहारी के साथ होली खेलने के इस पल का खूब आनंद उठाया। अभी होली में 40 दिन बाकी है, लेकिन ब्रज में अभी से होली की शुरुआत हो चुकी है, जहां बांके बिहारी मंदिर में गुलाल उड़ाकर होली की शुरुआत की गई। अगले 40 दिनों तक ब्रज में यह सिलसिला जारी रहेगा। ब्रज भूमि में इस त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। बसंत पंचमी का दिन ब्रज के लिए बेहद खास होता है। यहाँ माता सरस्वती की पूजा के अलावा राधा कृष्ण की भी पूजा की जाती है, जहाँ राधा कृष्ण को गुलाल लगाया जाता है। इस पल के साक्षी बने मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं पर पुजारियों द्वारा जमकर बसंती गुलाल उड़ाया गया, जहां लोगों ने जमकर गुलाल का आनंद लिया। इसके साथ ही बांके बिहारी मंदिर में 40 दिनों तक चलने वाले होली के उत्सव की शुरुआत भी हो गई। ठाकुर जी की जो है बसंत पंचमी से आज पूरे ब्रज में होली की शुरुआत का संकेत दे दिया जाता है ठाकुर जी के यहाँ से। मंदिर में होली की शुरुआत होने से कुछ देर बाद ही प्रांगण में माहौल बेहद खुश। देखिए, बसंत पंचमी पर बद्री विशाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर भी आई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के कपाट कब खुलेंगे, इसकी तारीख जो है वो तय हो गई है। 27 अप्रैल से फिर श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। शरद ऋतु के बाद बसंत का आगमन पहाड़ में नई ऊर्जा और नए रंग लेकर आता है। इसी बसंत पंचमी पर कपाट खोलने की तारीख का ऐलान सदियों से होता आया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियों का शंखनाद हो गया। इन मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ के भक्तों को बड़ी खुशखबरी मिली। दरअसल बद्रीनाथ के कपाट कब खुलेंगे, इसका ऐलान हो गया। इस बार 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए जाएंगे, जबकि गाड़ू घड़ा कलश यात्रा 12 अप्रैल से शुरू होगी। इन तिथियों की घोषणा ऋषिकेश के टिहरी राज परिवार और पुरोहितों ने की। तिथि 27 अप्रैल 7:10 और जो यात्री यहाँ हमारे यहाँ आए उनकी यात्रा सफल हो, अच्छे दर्शन मिल जाए, ये मेरी शुभकामनाएं। हर बार बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय होती है। इस बार भी ऋषिकेश में आयोजित एक समारोह में पहले पूरे विधि विधान से पूजा हुई और फिर पंचांग गणना के बाद ये जानकारी दी गई कि कब से श्रद्धालु 4 धाम यात्रा कर सकेंगे। परंपरा है हमारी कि राज दरबार में बसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ भगवान के कपाट खोलने की तिथि घोषित की जाती है। उसी क्रम में आज महाराज साहब ने बद्रीनाथ भगवान के कपाट खोलने की घोषणा की है। पंचांग गणना के अनुसार हमारा 27 अप्रैल गुरुपुख योग में 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट दर्शनार्थ खोले जाएंगे, क्योंकि गुरुपुख योग शुभ माना जाता है।
और सर्वार्थ सिद्धि योग उसको मानते हैं। इसलिए 27 अप्रैल उत्तम दिन था, तो उसकी महाराज साहब ने अपने मुख से घोषणा की है और जो कि सबके लिए कल्याणकारी होगा। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे गढ़वाल पहाड़ी पर है। इसके कपाट हर साल शीतकाल में बंद किए जाते हैं और फिर गर्मियों में इसे भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको याद है कि आपने किसी डॉक्टर को हाल फिलहाल में 20 रुपए की फीस दी हो? जब तक आपको याद आए, आपको मिलाते हैं जबलपुर के डॉक्टर कैप्टन मुनीश्वर चंद्र डावर से, जो इन डॉक्टर्स में से एक हैं जिनके लिए मेडिकल प्रोफेशन नहीं बल्कि सेवा है और अपनी इसी सेवा की बदौलत इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर कैप्टन मुनीश्वर चंद्र डावर को देखना, उन्हें सुनना और समझना बेहद दिलचस्प है। 77 साल की इस उम्र में भी सेवा का ऐसा जुनून है कि क्लिनिक से लेकर घर तक मरीजों की भीड़ लगी रहती है। जबकि एक जमाना ऐसा था जब डॉक्टर डावर इंडियन आर्मी का हिस्सा हुआ करते थे और 1971 की जंग में शरीक थे। पहले देश की सेवा, अब लोगों की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर डावर के मरीजों की भीड़ लगने की वजह है इनकी फीस, जो महज 20 रुपए है। भरोसा नहीं हुआ ना? लेकिन ये सच है। आज की तारीख में जब मामूली से बुखार का इलाज का खर्च या कहें कि डॉक्टर की फीस 500 रुपए हो गई है और मर्ज बढ़ने के साथ ही फीस बढ़ती चली जाती है, तो उस दौर में डॉक्टर डावर की ये फीस यकीनन चौंकाने वाली है। 20 रुपए, जिसमें आलू को छोड़कर कोई भी सब्जी 1 किलो खरीद पाना मुमकिन नहीं है। इतनी कीमत में डॉक्टर डावर लोगों को रोग से लड़ने की ताकत दे रहे हैं। वैसे तो उनके क्लिनिक की तस्वीरों और प्रशस्ति पत्र बताते हैं कि सम्मान में उनके कभी कमी नहीं, लेकिन सेवा के इसी जज्बे ने उन्हें उस बड़े नागरिक सम्मान का हकदार बना दिया है जिसे पद्मश्री पुरस्कार के तौर पर जाना जाता है। जबलपुर में MBBS की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर डावर को अपनी फीस कभी कम नहीं लगी, बल्कि 1986 में जहां 2 रुपए लेते थे, फिर 3 रुपए की 1997 आते आते फीस 5 रुपए हो गई, जो 15 साल तक रही। फिर 2012 में 10 रुपए की, 10 साल बाद ये फीस 20 रुपए हो गई है। कम या ज्यादा फीस होने के पीछे डॉक्टर डावर का तर्क भी बड़ा दिलचस्प है। क्या है, इन्वेस्टिगेशन बहुत हैं, सब कुछ करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। एक डॉक्टर को स्पेशलिस्ट बनने में कम से कम 8 से 10 साल लगते हैं, तो लाखों रुपए फीस देनी पड़ती है। किसी की फीस तो 1 करोड़ तक है। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो वापस भी तो लेंगे, आपसे ही लेंगे, किसी से और से थोड़ी लेंगे। अब हमने 10 रुपए महीना फीस दी है, इसलिए हम 10 रुपए लेते हैं। डॉक्टर डावर को मिला ये सम्मान उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाने वाला। हाँ, ये बात अलग है कि इतना बड़ा सम्मान परिवार के लिए जरूर भावुक कर देने वाला लम्हा है। हमको तो बहुत खुशी है क्योंकि पापा जी ने बहुत सेल्फलेसली सेवा करी है समाज की। एंड दिस इज लाइक कहना चाहिए कि काफी टाइम से हमें था कि पापा जी को भी रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, बिकॉज उन्होंने ना तो पैसों का लालच किया है, ना मतलब सिर्फ समाज सेवा करी है। सो वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। ईश्वर की कृपा है कि पापा जी को इतना अच्छा अवार्ड मिला। कल्पना करिए ये 20 रुपए की मदद या डॉक्टर डावर की फीस आज के दौर में मरीजों की कितनी बड़ी राहत है, जो इलाज के खर्च को सोचकर बीमारियां ढोने को या तो मजबूर हो जाते हैं या मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि महंगे इलाज का बोझ जमा पूंजी को लील जाता है। तभी तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी डॉक्टर डावर को मिला सम्मान राज्य के लिए गौरव बता रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि ढूंढ ढूंढ के ऐसी प्रतिभा जो समाज सेवा के अद्भुत और अतुलनीय काम करती है, जैसे डॉक्टर डावर जी 2 रुपया फीस से उन्होंने शुरू किया था। आप उनके समर्पण के बारे में सब जानते हैं। या हमारे जनजातीय कलाकारों को ढूंढना, कौन पहले देता था इनको पुरस्कार? तो कला का सम्मान करना, सेवा का सम्मान करना, टैलेंट का सम्मान करना, ये पद्म पुरस्कारों को नई ऊंचाई प्रदान की है। डॉक्टर डावर जैसे विरले होते हैं जो दूसरों की तकलीफें कम करने में जुटे हैं, वो भी ये जानते हुए कि इस प्रोफेशन में सेवा कहीं पीछे छूट गई है और नजरें मेवा पर टिक गई हैं।
जबलपुर से धीरज शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में महिला इंडियन प्रीमियर लीग का पहला सीजन जो है जल्द ही शुरू होने वाला है। देखिए, सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हुए ये काम हुआ था। गांगुली ने बताया था कि महिला आईपीएल का दायरा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने विराट कोहली की तारीफ की थी और उम्मीद जताई कि टीम इंडिया आने वाले दिनों में और कई बड़े खिताब अपने नाम करेगी। सर, क्रिकेट का एक दो प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। सर, वुमेन आईपीएल हो रहा है और हमें सबको पता है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन का जो मेमोरी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग था वो आपके ब्रेन से निकला था। तो ये नहीं, सब मिलके करते हैं। उस समय जब बीसीसीआई के सारे ऑफिस बेयरर्स थे, मैं प्रेसिडेंट था, राजीव जी वाइस प्रेसिडेंट थे, जय सेक्रेटरी, अरुण धूमल ट्रेजरर, जय जॉर्ज, ये सब मिलके ये की हैं। जो हमारे आईपीएल चेयरमैन भी रहे हैं ब्रिजेश पटेल, सब मिलके इसका तैयारी की थी और अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और ये होना ही था। इंडिया में क्रिकेट इतना बड़ा है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ इनका ये जो वुमेन्स आईपीएल है उसका इंटरेस्ट देख के। और मैं ये भी समझता हूँ कि आगे ये सिर्फ 5 टीमों में रुका नहीं रहेगा। जैसे आईपीएल बड़ा है, समय के साथ ये भी बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन वीमेन जो इक्वल पे है वो भी तो, आप जब बीसीसीआई प्रेसिडेंट थे तब आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग था। ये जो वुमेन्स क्रिकेट अभी जो उभर के आ रहा है जो मेंस क्रिकेट के सामने, आपका फ्यूचर कैसे देखते हैं? नहीं, हमने बहुत समय दिया था वुमेन्स क्रिकेट में। 3 साल जब से प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी बने जाए तो बहुत समय दिया था। बीच में कोविड हुआ 2 साल, उसके लिए थोड़ा सा चीज़ फंसा रहा क्योंकि कर नहीं पाते थे। पता नहीं था कि कब बंद करना पड़ेगा, कब शुरू करना पड़ेगा। तो वुमेन्स क्रिकेट आगे भी बढ़ा है, इंडियन वुमेन्स क्रिकेट। मैं जब 2019 में प्रेसिडेंट बना और जब 2022 में मेरा टर्म ख़त्म हुआ, उस 3 साल मैंने वुमेन्स क्रिकेट को एक्चुअली डेवलप करते हुए देखा है और इसका श्रेय जाना चाहिए खिलाड़ियों को। वुमेन्स की जो टीम है, जो कोचेस हैं, इस टीम को आगे लेके गए हैं। और अभी तो वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप होगा साउथ अफ्रीका में। अभी वो टीम साउथ अफ्रीका में खेल भी रही है, अच्छा भी कर रही है, एशिया कप भी जीता है, तो अच्छा प्रदर्शन की आशा है। दादा का भविष्यवाणी तो हर समय सही रहता है, क्योंकि आज तक का एक इंटरव्यू में आप बताए थे कि विराट कोहली एशिया कप में लौट के आएगा। उसके बाद से विराट कोहली का ट्रिमेंडस फॉर्म चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बैटिंग की है श्रीलंका के सामने, बांग्लादेश के सामने। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा और क्योंकि भारत उनके ऊपर डिपेंड करता है। और आगे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा सीरीज़ होगा, बहुत कम्पिटिटिव सीरीज़ होगा। दोनों बहुत अच्छे टीम है इस समय, शायद दोनों हो जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेले। इंडिया में वर्ल्ड कप है और इंडिया को आप फेवरेट देखते हो? मतलब ये जो टीम खेल रहा है अभी, शुभमन गिल अच्छा कर रहा है, साथ ही साथ ईशान किशन है, ऋषभ पंत चोट के कारण अभी बाहर है, एक्सीडेंट के कारण। ये जो टीम है अभी, ये कैसे देखते हो आप आने वाले वर्ल्ड कप में? टीम तो बहुत स्ट्रांग टीम है। इंडिया कभी वीक टीम बन ही नहीं सकता। जिस देश में इतना टैलेंट है, इतने खिलाड़ी हैं, आधे खिलाड़ी को तो मौका ही नहीं मिलता। जितना खिलाड़ी है वो तो कभी वीक हो ही नहीं सकता। यही चाहूँगा कि यही टीम खेले वर्ल्ड कप तक, यही टीम पकड़ के रखे, राहुल द्रविड़ और सिलेक्टर्स और रोहित शर्मा वर्ल्ड कप तक सारे मैचेस खेले और वर्ल्ड कप में जब जाए बिंदास खेले, ज़्यादा सोचे मत। ट्रॉफी काफ़ी साल नहीं आया है, उसके लिए आप एज ए एक्स इंडियन कैप्टन क्या बोलना चाहोगे? वही मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में बिंदास खेले, बिना डरे खेले। ट्रॉफी आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा। वो खिलाड़ी खराब नहीं होते। जिस टीम में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, कोहली, सूर्या, ये सारे, हार्दिक पांड्या, बुमराह, शमी जैसे खिलाड़ी है, जडेजा वापस आएगा, तो ये टीम खराब हो ही नहीं सकता। दादा, लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली कैपिटल्स में आप जाओगे? दिल्ली कैपिटल्स का एक, आप पहले भी थे, इस बार भी एक नया रोल और फिर से कमबैक हो रहा है महाराजा का। ये कैसे रहेगा, ये कैसे देख रोल से दूसरा रोल, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं उस टीम के साथ बहुत समय से जुड़ा हूँ और जब जुड़े थे 2019 में, उसके बाद 3 साल बहुत अच्छा खेला टीम। आशा करेंगे इस साल टीम अच्छा खेलेगा। ऋषभ पंत की कमी महसूस होगी क्योंकि इंडियन खिलाड़ी हैं और इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, बट इंजर्ड है, क्या करेंगे। आशा करेंगे कि अच्छा खेले टीम। थैंक यू। हमारे साथ थे पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और उन्होंने कहा कि जो वर्ल्ड कप में टीम जाएगी भारत की वही फेवरेट है और जो कमी हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी और इंडिया वर्ल्ड कप हाथ में लेके आ सकता है, ऐसा आशा उन पूर्व बीसीसीआई कप्तान के है। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ अनिर्बान। और देश में सितंबर के महीने में एशियन गेम्स होने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। मुंबई के जुहू चौपाटी पर इन दिनों
सेलिंग प्रतियोगिता चल रही है। इस खेल से जुड़े देश भर के खिलाड़ी यहां जुटे हैं। अगले कुछ दिनों तक खेलों का ये महामेला वहां चलेगा। इसमें जीत हासिल करने वाले खिलाड़ी और टीमें एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। देश में एशियन गेम्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के खेल इस खेल में खेले जाते हैं। ऐसे में अब खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इस खेलों में, एशियन गेम में भारत के लिए पदक ला सके और नाम रोशन कर सके। ऐसे में सेलिंग भी एक खेल है जो बेहद ही स्किलफुल खेल माना जाता है और इस खेल को खेलने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मुंबई के चौपाटी में एक कंपटीशन का आयोजन किया गया है जो याचिक नॉट्स द्वारा किया गया है। मेरे पीछे आप ये दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से जो छोटी छोटी सेलिंग्स बोट हैं वो लगातार रेस कर रही हैं। और इसकी खास बात यह है कि इस कंपटीशन से ये बात सामने आएगी कि एशियन गेम के लिए कौन इस खेल में रिप्रेजेंट करेगा। एक जो पहले रिप्रेजेंटेशन का पूरा कंपटीशन था वो नवंबर में कर दिया गया था। ऐसे में जो दूसरा भाग है वो अभी किया जा रहा है। ये जुहू चौपाटी का इलाका है जहाँ से ये पूरी रेस जो है शुरू होती है। तकरीबन 160 से 170 सेलर्स जो हैं इसमें भाग लिए हैं। ये प्रतिस्पर्धा जो है वो 5 या 6 दिन चलनी है और इसमें अलग अलग जगहों से, भारत के अलग अलग जगहों से, मुंबई हो, चेन्नई हो या फिर गोवा हो, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और हिस्सा लेते हैं जहां वो अपनी स्किल जो लोगों को दिखाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खेल जो है सेलिंग को माना जाता है क्योंकि स्किलफुल गेम है। आपको किस तरीके से टीम वर्क करना होता है, विंड कौन सी तरफ ब्लो हो रही है वो देखना होता है, साथ ही साथ पानी की वेव्स किस तरफ जानी होती हैं, इन सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद आप सेलिंग का जो खेल है वो एकदम महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में ये रेस जो है वो कंटिन्यू हो रही है। तकरीबन 160 से 170 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। जूनियर कैटेगरीज भी हैं, अलग अलग कैटेगरीज में लोगों को बांटा गया है और बेहद ही प्रभावित करने वाला दृश्य जो है वो यहाँ देखा जा रहा है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं। इसमें बीएमसी का भी काफी योगदान है। जुहू चौपाटी पे नॉर्मली चीजों को अलाउ नहीं किया जाता मगर ये कंपटीशन के लिए अलाउ किया गया है और इसी के मद्देनजर जो है ये पूरी स्पर्धा को यहाँ निभाया जा रहा है। ऐसे में एशियन गेम में भारत को सेलिंग के खेल में कौन रिप्रेजेंट करेगा इसी रेस से पता चल पाएगा। कैमरामैन स्वप्निल के साथ पारस दामा। अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जिसकी जो वादियां हैं वो बर्फ से लदी हुई हैं। श्रीनगर से लेकर पुंछ तक सफेद चादर छाई है। जम्मू कश्मीर के रामबन कस्बे और उधमपुर के बीच में एक छोटा सा हिल स्टेशन है। इसका नाम पटनी टॉप है। ये हिल स्टेशन भी इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से गुलजार है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर बर्फ में मस्ती करते हुए देखे जाएंगे। बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर मारे जा रहे हैं। देखिए क्या क्या मस्ती हो रही है पटनी टॉप में। सैलानियों का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा यहाँ पटनी टॉप पे। अब देखिए आलम ये है कि बर्फीली, हम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बर्फीली पहाड़ियों के बीच में ये देखिए, आप सैलानियों को जरा देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है लगातार स्नोबॉल्स बना के पूरी बर्फ में नहाया जा रहा है। ठंडी तो लगने का नाम नहीं है यहाँ पे। दूर दूर तक मुस्कुराते, बाप रे बाप, यहाँ देखिए हालत है खराब। आप लोग को नहीं छोड़ा जाएगा, बख्शा जाएगा। ये देखिए सारे सैलानी एंजॉय कर रहे हैं और ये पटनी टॉप हाइट्स का ये नजारा है। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बात कर ले जरा आपसे। इधर आइए, कितनी स्नोबॉल्स बनाई है आपने? कितनी स्नोबॉल्स बना के इस तरह से गदर ढाया है? हम सुबह से जब से यहाँ पे आए तब से यही कर रहे हैं। बहुत हमने स्लेजिंग भी कर ली है और स्नो से हम पिछले 1 घंटे से खेल रहे हैं। अच्छा, माइक में घुस गई स्नो तो फिर हो जाएगा सारा बंद तमाशा। और ये बताइए कि ठंड नहीं लग रही ना? ठंड, एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। और कहाँ से चले आ रहे हैं? हम आ रहे हैं जम्मू से, है तो लोकल यहाँ के, लेकिन आज जो हम पटनी टॉप में मंजर देख रहे हैं ये बहुत ही ऑसम है। हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए सुना दीजिए कोई गाना इस मंजर के लिए। ज़ूनो दिया ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरी जानना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, मेरी जाने जा मैं
मैं तेरी चांदनी। ये देखिए यहाँ पे खूब गाया जा रहा है। इस तरह से लोग पहाड़ी से फिसल फिसल के नीचे आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि कहाँ से चले आ रहे हैं ये लोग। और देखिए ऊपर चढ़ना कितना, ये कहाँ से चले आ रहे हैं आप लोग? दिल्ली से। फ्लाइट कीजिए। हाँ, दिल्ली से चले आ रहे हैं। हाँ जी। तो वहाँ पे तो इतनी सर्दी नहीं, मतलब बर्फ तो नहीं मिली। हाँ। और कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा भाई साहब। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले माता रानी के दर्शन किए वैष्णो देवी, उसके बाद फिर यहाँ पे आए। या पत्नी टॉप से देखिए किस तरह की तस्वीर, वो बर्फीली पहाड़ियां नासिर आप दिखाइए। उधर देखिए पूरी बर्फ की चादर पहाड़ियों पर, और यहाँ पे मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है। सारे सैलानी पत्नी टॉप में पूरी तरह से जो है एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नासिर के साथ मौसमी सिंह। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का। अब हमारी मुलाकात होगी सोमवार को। शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए GNT पर।